पैनासोनिक कंपनी। अध्याय एक। एक साधारण शुरुआत। 1918 से 1920 तक। 1918 का वह साल था जब जापान आधुनिकीकरण की राह पर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कोनोसुके मात्सुशिता के लिए यह एक नई शुरुआत का समय था। मात्र 23 वर्ष की आयु में कोनोसुके ने ओसाका, जापान में एक छोटे से दो कमरों के घर में पैनासोनिक की नींव रखी, जिसे तब मात्सुशिता इलेक्ट्रिक हाउसवेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स कहा गया। यह कहानी न केवल एक कंपनी की स्थापना की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता, सपनों और समाज के प्रति समर्पण की है, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद वैश्विक स्तर पर एक साम्राज्य खड़ा किया। कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म 27 नवंबर 1994 को वाकायामा प्रांत के एक ग्रामीण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक जमींदार थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। कोनोसुके की शिक्षा केवल चौथी कक्षा तक ही हो सकी, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर कर दिया। 9 साल की उम्र में वे ओसाका में एक हिबाची, पारंपरिक जापानी हीटिंग उपकरण दुकान में प्रशिक्षु बन गए। बाद में उन्होंने साइकिल की दुकान में काम किया और फिर 1910 में ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में नौकरी शुरू की। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की तकनीकी समझ विकसित की, जो उनके भविष्य के लिए आधार बनी। 1917 में कोनोसुके ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी महत्वाकांक्षा और नवाचार की चाहत ने उन्हें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनके पास न तो पूंजी थी, न ही औपचारिक शिक्षा, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास और एक अभिनव विचार। कोनोसुके ने एक बेहतर लाइट सॉकेट डिजाइन किया, जो उस समय के पारंपरिक सॉकेट से अधिक कुशल, टिकाऊ और सस्ता था। इस सॉकेट को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी मुमेनो इयुए और उनके किशोर भाई तोशियो इयुए के साथ मिलकर काम शुरू किया। शुरुआत में उनके पास केवल एक छोटा सा कार्य क्षेत्र था, जो उनके घर का हिस्सा था। पहले कुछ महीने कठिन थे। मात्सुशिता कोनोसुके ने अपने सॉकेट को स्थानीय दुकानों और निर्माताओं को बेचने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। कई व्यापारियों ने उनके उत्पाद को अस्वीकार किया, क्योंकि यह उस समय के स्थापित ब्रांडों से अलग था। लेकिन कोनोसुके ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब 1918 के अंत में एक स्थानीय व्यापारी ने उनके सॉकेट का ऑर्डर दिया। यह छोटी सी सफलता उनके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन थी। 1918 के अंत तक कोनोसुके की छोटी सी कंपनी में 20 कर्मचारी हो गए थे। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में स्थानांतरण किया, जहां एक हिस्सा कार्यशाला के रूप में इस्तेमाल हुआ। कोनोसुके का दृष्टिकोण केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि उनके उत्पाद आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। उनकी यह सोच उनकी कंपनी के मूल दर्शन का आधार बनी, जो बाद में सामाजिक योगदान और उपभोक्ता केंद्रित नवाचार के रूप में सामने आई। इस शुरुआती दौर में कोनोसुके ने न केवल तकनीकी नवाचार पर ध्यान दिया, बल्कि कर्मचारियों के साथ पारदर्शी और सम्मानजनक संबंध भी बनाए। वे अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते थे और उनकी मेहनत को महत्व देते थे। यह दृष्टिकोण उस समय के जापान में असामान्य था, जहां श्रमिकों को अक्सर केवल संसाधन के रूप में देखा जाता था। इस अध्याय में कोनोसुके मात्सुशिता की साहसिक शुरुआत, उनकी प्रारंभिक चुनौतियां और उनके छोटे से लाइट सॉकेट के साथ शुरू हुए सपने की नींव को रेखांकित किया गया है। यह वह समय था जब एक साधारण युवक ने सीमित संसाधनों के साथ एक ऐसी कंपनी की आधारशिला रखी, जो एक दिन वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की दिग्गज बनने वाली थी। कोनोसुके की यह यात्रा न केवल एक व्यवसाय की शुरुआत थी, बल्कि एक ऐसी विरासत थी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।
अध्याय 2 नवाचार की शुरुआत 1920 से 1929 तक। 1920 का दशक पैनासोनिक, जिसे तब मात्सुशिता इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स के नाम से जाना जाता था, उनके लिए नवाचार और विस्तार का दौर था। कोनोसुके मात्सुशिता ने अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद अब अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया। यह वह समय था जब उन्होंने न केवल अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया, बल्कि एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जो पैनासोनिक को भविष्य में एक वैश्विक दिग्गज बनाने वाली थी। यह अध्याय कोनोसुके के शुरुआती नवाचारों, उनकी व्यावसायिक रणनीति और उनके सामाजिक योगदान के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। 1920 के प्रारंभ में कोनोसुके ने अपने पहले उत्पाद बेहतर लाइट सॉकेट की सफलता के बाद नए इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर ध्यान देना शुरू किया। 1923 में उन्होंने एक अटैचमेंट प्लग और टू वे सॉकेट विकसित किया, जो घरेलू उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक और किफायती थे। इन उत्पादों ने न केवल उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कोनोसुके की दृष्टि सस्ते और उपयोगी उत्पादों के माध्यम से आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की थी। इन उपकरणों की मांग ने कंपनी को तेजी से विस्तार के लिए प्रेरित किया और कोनोसुके ने अपनी छोटी कार्यशाला को एक बड़े उत्पादन केंद्र में बदलना शुरू किया। 1927 में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जब उन्होंने साइकिल लैंप की एक नई श्रृंखला लॉन्च की। इस लैंप को नेशनल ब्रांड नाम के तहत बाजार में उतारा गया, जो कंपनी का पहला ब्रांडेड उत्पाद था। यह साइकिल लैंप बैटरी से चलता था और उस समय के पारंपरिक तेल आधारित लैंपों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ था। इसकी कीमत भी सस्ती थी, जिसने इसे जापान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया। नेशनल ब्रांड की सफलता ने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को एक घरेलू नाम बनाने में मदद की और कोनोसुके की ब्रांडिंग रणनीति की नींव रखी। इस दौरान कोनोसुके ने अपने व्यवसाय को केवल लाभ कमाने का साधन नहीं माना। 1929 में उन्होंने कंपनी के बुनियादी प्रबंधन उद्देश्यों की स्थापना की, जो उनकी दृष्टि का आधार बने। उनका मानना था कि एक व्यवसाय का उद्देश्य समाज की भलाई करना और लोगों के जीवन को समृद्ध करना है। इस दर्शन ने उन्हें अन्य समकालीन उद्यमियों से अलग किया। उन्होंने कहा, उद्योगपति का कर्तव्य केवल उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि समाज में समृद्धि और खुशी लाना है। यह विचार पैनासोनिक के भविष्य के मूल्यों का आधार बना और आज भी कंपनी की नीतियों में देखा जा सकता है। कोनोसुके ने कर्मचारी कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां सुनिश्चित की और उन्हें प्रशिक्षण और विकास के लिए अवसर प्रदान किए। उस समय के जापान में जहां कर्मचारियों के साथ अक्सर कठोर व्यवहार किया जाता था, कोनोसुके का यह दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन शुरू किया, जहां वे कंपनी के लक्ष्यों और उनकी भूमिका को समझाते थे। 1920 के दशक के अंत तक मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने ओसाका में एक नई फैक्ट्री स्थापित की, जिसने उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया। कंपनी अब इलेक्ट्रिक फैन, हीटर और अन्य घरेलू उपकरणों का निर्माण करने लगी थी। कोनोसुके की नवाचार और गुणवत्ता पर जोर देने की नीति ने उनके उत्पादों को बाजार में भरोसेमंद बनाया। इस अध्याय में नेशनल ब्रांड की स्थापना, साइकिल लैंप की सफलता और कोनोसुके के सामाजिक दृष्टिकोण की शुरुआत पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब पैनासोनिक ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, जो भविष्य में वैश्विक स्तर पर एक प्रतीक बनने वाली थी। अध्याय 3 दीर्घकालिक दृष्टि और 250 वर्षीय योजना 1929 से 1935 तक। 1929 का वह साल था जब विश्व आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में था। लेकिन कोनोसुके मात्सुशिता ने इस संकट के बीच एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत की जिसने न केवल उनकी कंपनी मात्सुशिता इलेक्ट्रिक बल्कि पूरे उद्योग जगत को प्रेरित किया। इस दौर में कोनोसुके ने
अपनी कंपनी के लिए एक अभूतपूर्व 250 वर्षीय योजना की घोषणा की, जो उनकी दीर्घकालिक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। यह अध्याय उनकी इस दृष्टि, उनके प्रबंधन सिद्धांतों और 1930 के दशक में कंपनी के विकास को रेखांकित करता है। 1929 में कोनोसुके ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को एक विशेष सभा में संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने एक 250 वर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे 10-25 वर्षीय चरणों में विभाजित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य केवल व्यावसायिक विस्तार नहीं था, बल्कि समाज में समृद्धि, शांति और खुशहाली लाना था। कोनोसुके का मानना था कि एक व्यवसाय का असली मूल्य तब है जब वह समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने कहा था, हमारा लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और समाज को समृद्ध करना है। यह दृष्टिकोण उस समय के लिए क्रांतिकारी था, जब अधिकांश कंपनियां केवल अल्पकालिक लाभ पर केंद्रित थी। 1932 में कोनोसुके ने अपनी कंपनी के 7 मूल प्रबंधन सिद्धांतों की घोषणा की, जो आज भी पैनासोनिक की नींव है। ये सिद्धांत थे सामाजिक योगदान, निष्पक्षता और ईमानदारी, सहयोग और टीम भावना, निरंतर सुधार, विनम्रता, अनुकूलनशीलता और कृतज्ञता। इन सिद्धांतों ने न केवल कर्मचारियों को एक नैतिक दिशा दी, बल्कि कंपनी की संस्कृति को भी आकार दिया। कोनोसुके ने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नियमित रूप से सभाएं आयोजित की, जहां वे इन सिद्धांतों को समझाते और उनके महत्व पर जोर देते थे। इस दौरान मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का और विस्तार किया। 1931 में कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक आयरन लॉन्च किया, जो घरेलू उपकरणों में एक नया कदम था। इसके बाद 1932 में कंपनी ने रेडियो का उत्पादन शुरू किया, जो उस समय जापान में एक उभरता हुआ उत्पाद था। इन उत्पादों को नेशनल ब्रांड के तहत बेचा गया, जिसने पहले ही साइकिल लैंप के साथ अपनी विश्वसनीयता साबित की थी। कोनोसुके ने गुणवत्ता और किफायती कीमतों पर विशेष ध्यान दिया, ताकि उनके उत्पाद आम लोगों की पहुंच में हो। आर्थिक मंदी के बावजूद कोनोसुके ने अपनी कंपनी को संकट से उबारा। जब मंदी के कारण बिक्री में कमी आई, तो उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी करने के बजाय एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने उत्पादन को आधा कर दिया, लेकिन कर्मचारियों का वेतन और कार्य समय बनाए रखा। इसके बदले उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त समय में बिक्री और विपणन पर ध्यान दें। इस दृष्टिकोण ने न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि उनकी निष्ठा को भी मजबूत किया। यह निर्णय कोनोसुके की मानवीय नेतृत्व शैली का एक उदाहरण था, जिसने कंपनी को संकट से बाहर निकाला। 1935 तक मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने ओसाका में एक नई आधुनिक फैक्ट्री स्थापित की, जिसने उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया। कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी और अन्य घरेलू उपकरणों का निर्माण कर रही थी। कोनोसुके ने तकनीकी नवाचार के साथ साथ संगठनात्मक संरचना पर भी ध्यान दिया। उन्होंने विभागीय संरचना लागू की, जिसने विभिन्न उत्पाद लाइनों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति दी। यह रणनीति कंपनी को अधिक लचीला और कुशल बनाती थी। इस अध्याय में कोनोसुके मात्सुशिता की दूरदर्शी सोच, उनकी 250 वर्षीय योजना और 7 मूल सिद्धांतों की स्थापना पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने न केवल अपने उत्पादों के माध्यम से, बल्कि अपने दर्शन और नेतृत्व के माध्यम से भी अपनी पहचान बनाई। कोनोसुके की यह दृष्टि भविष्य में पैनासोनिक को एक वैश्विक ब्रांड बनाने का आधार बनी। अध्याय 4, युद्ध के समय की चुनौतियां 1935 से 1945 तक। 1930 के दशक के अंत तक मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने जापान में एक मजबूत पहचान बना ली थी, लेकिन 1935 से 1945 तक का समय
कंपनी के लिए सबसे कठिन दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल जापान बल्कि मात्सुशिता इलेक्ट्रिक के संचालन को भी गहराई से प्रभावित किया। इस अवधि में कंपनी को युद्ध की मांगों, आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। फिर भी कोनोसुके मात्सुशिता की दूरदर्शी नेतृत्व शैली और उनकी मानवीय दृष्टि ने कंपनी को इस संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अध्याय युद्ध के समय की चुनौतियों, कोनोसुके की रणनीतियों और कंपनी की जीवटता को रेखांकित करता है। तो 1935 में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक तेजी से विस्तार कर रही थी। कंपनी ने रेडियो, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी जैसे उत्पादों के साथ नेशनल ब्रांड को मजबूत किया था। लेकिन 1937 में जापान चीन युद्ध के शुरू होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था युद्ध केंद्रित हो गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर जापानी सरकार ने औद्योगिक कंपनियों पर सैन्य उपकरणों के उत्पादन का दबाव डाला। मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जो मुख्य रूप से घरेलू उपकरणों में विशेषज्ञ थी, उसको अब लकड़ी के जहाज, विमान के पुर्जे और अन्य सैन्य उपकरण बनाने के लिए मजबूर किया गया। ये उत्पाद कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता से बाहर थे, जिसने उत्पादन प्रक्रियाओं को जटिल बना दिया। युद्ध के दौरान मात्सुशिता की 32 फैक्ट्रियों और कार्यालयों को भारी नुकसान हुआ। बमबारी और संसाधनों की कमी ने उत्पादन को लगभग ठप कर दिया। कोनोसुके ने इस संकट में भी अपनी मानवीय दृष्टि को बनाए रखा। उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी से बचने का निर्णय लिया, जो उस समय असामान्य था। इसके बजाय उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे एक साथ मिलकर इस कठिन दौर से गुजरे। कोनोसुके ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा था, हमारा उद्देश्य केवल युद्ध के लिए उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि समाज के लिए उपयोगी चीजें बनाना है। युद्ध समाप्त होगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी नहीं। 1945 में जब जापान ने युद्ध में आत्मसमर्पण किया, मात्सुशिता इलेक्ट्रिक आर्थिक और संरचनात्मक संकट में थी। युद्ध के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने जापानी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को सैन्य उत्पादन में शामिल होने के कारण जाइबात्सु का मतलब होता है जापानी औद्योगिक समूह को जाइबात्सु कहा जाता है, तो जाइबात्सु के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के संचालन पर अस्थायी रोक लग गई। कोनोसुके को इस निर्णय के खिलाफ अपील करनी पड़ी और उनकी कर्मचारी केंद्रित नीतियों और सामाजिक योगदान की प्रतिबद्धता ने मित्र देशों को कंपनी के संचालन को बहाल करने के लिए राजी किया। युद्ध के बाद मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने जीविका बनाए रखने के लिए गैर पारंपरिक उत्पादों का निर्माण शुरू किया। कंपनी ने वैगन, व्हील्स, प्रीफेब्रिकेटेड लकड़ी के घर और अन्य बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन किया ताकि कर्मचारियों को रोजगार मिल सके। कोनोसुके ने इस दौरान भी अपने कर्मचारियों का वेतन बनाए रखा, भले ही कंपनी की आय न के बराबर थी। उनकी यह रणनीति न केवल कर्मचारियों की निष्ठा को बनाए रखने में सफल रही, बल्कि कंपनी को पुनर्जनन के लिए भी तैयार किया। कोनोसुके ने युद्ध के दौरान और बाद में अपनी दृष्टि को जीवित रखा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नियमित सभाएं आयोजित की, जहां वे भविष्य की योजनाओं और समाज के लिए योगदान के महत्व पर चर्चा करते थे। उनकी यह सोच थी कि संकट के समय में एकजुटता और नवाचार ही रास्ता दिखाते हैं। कंपनी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी यह सोच। इस अध्याय में युद्ध के समय की कठिनाइयां, कोनोसुके की मानवीय नेतृत्व शैली और मात्सुशिता इलेक्ट्रिक की जीवटता पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब कंपनी ने न केवल युद्ध की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। कोनोसुके की दृढ़ता और दृष्टि ने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को युद्ध के बाद पुनर्जनन की राह पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 5, युद्ध के बाद का पुनर्जनन 1945 से 1951।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने जापान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया था। मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जो कभी जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक थी, युद्ध की मार से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उसकी 32 फैक्ट्रियां और कार्यालय नष्ट हो चुके थे और मित्र देशों के प्रतिबंधों ने कंपनी के संचालन को लगभग ठप कर दिया था। लेकिन कोनोसुके मात्सुशिता की अटूट दृढ़ता और उनकी दूरदर्शी सोच ने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को पुनर्जनन की राह पर ले जाया। यह अध्याय युद्ध के बाद के कठिन समय में कंपनी की पुनरुत्थान यात्रा, नए उत्पादों की शुरुआत और वैश्विक दृष्टिकोण की नींव को रेखांकित करता है। तो 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को जाइबात्सु के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि कंपनी ने युद्ध के दौरान सैन्य उपकरणों का निर्माण किया था। मित्र देशों की सेनाओं ने कंपनी के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया और कोनोसुके को अपनी कंपनी को बचाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने मित्र देशों के अधिकारियों के सामने अपील की, जिसमें उन्होंने कंपनी की सामाजिक योगदान की नीति और कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उनकी अपील सफल रही और 1946 में प्रतिबंध हटा लिए गए, जिसने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को फिर से शुरू करने का अवसर दिया। युद्ध के बाद की आर्थिक स्थिति ने कंपनी के लिए कई चुनौतियां पेश की। संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे के अभाव ने उत्पादन को मुश्किल बना दिया था। कोनोसुके ने इस संकट को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने कंपनी को गैर पारंपरिक उत्पादों जैसे प्री फैब्रिकेटेड लकड़ी के घर और वैगन व्हील्स के निर्माण से शुरू किया, ताकि कर्मचारियों को रोजगार मिले और कंपनी जीवित रहे। लेकिन उनकी दृष्टि इससे कहीं बड़ी थी। कोनोसुके ने 1951 में एक विशेष प्रबंधन नीति बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कंपनी के पुनर्निर्माण और वैश्विक विस्तार की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हमें न केवल अपने व्यवसाय को पुनर्जनन करना है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए उपयोगी और सस्ते प्रोडक्ट बनाना है। इस अवधि में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने नए घरेलू उपकरणों का निर्माण शुरू किया। 1947 में कंपनी ने वॉशिंग मशीन और मोनोक्रोम टेलीविजन लॉन्च किए, जो जापानी घरों में तेजी से लोकप्रिय हुए। इसके अलावा रेडियो, रेफ्रिजरेटर और राइस कुकर जैसे उत्पादों ने नेशनल ब्रांड की विश्वसनीयता को और मजबूत किया। कोनोसुके ने गुणवत्ता और किफायती कीमतों पर जोर देना जारी रखा, ताकि उनके उत्पाद मध्यम वर्ग की पहुंच में रहे। 1951 में कोनोसुके ने वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की यात्राएं की, जहां उन्होंने पश्चिमी उद्योग की प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन किया। इन यात्राओं ने उन्हें तकनीकी सहयोग और नवाचार की संभावनाओं को समझने में मदद की। 1951 में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स के साथ एक तकनीकी साझेदारी शुरू की, जिसने कंपनी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों तक पहुंच प्रदान की। इस पार्टनरशिप ने मात्सुशिता को रेडियो और टेलीविजन उत्पादन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोनोसुके ने कर्मचारी कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने युद्ध के बाद कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए और उनकी कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाया। उनकी नीति थी कि कर्मचारी कंपनी का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इस दृष्टिकोण ने कर्मचारियों को निष्ठा और उत्साह को बढ़ाया। इस दृष्टिकोण ने कर्मचारियों में निष्ठा और उत्साह को बढ़ाया, जिसने कंपनी के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अध्याय में युद्ध के बाद मात्सुशिता इलेक्ट्रिक की पुनर्जनन यात्रा, नए उत्पादों की शुरुआत और कोनोसुके की वैश्विक दृष्टि पर प्रकाश डाला गया। यह वह दौर था जब कंपनी ने न केवल अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त किया, बल्कि वैश्विक मंच पर कदम रखने की तैयारी भी शुरू की। कोनोसुके की नेतृत्व शैली और उनकी सामाजिक दृष्टि ने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को एक नई शुरुआत दी, जो भविष्य में पैनासोनिक के रूप में विश्व प्रसिद्ध होने वाली थी। अध्याय 6, वैश्विक विस्तार की शुरुआत।
1951 से 1972। तो 1950 और 1960 का दशक मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जो बाद में पैनासोनिक के नाम से जानी गई, उसके लिए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का समय था। युद्ध के बाद के पुनर्जनन ने कंपनी को नई ऊर्जा दी थी और कोनोसुके मात्सुशिता की दूरदर्शी सोच ने इसे विश्व स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवधि में कंपनी ने न केवल अपने उत्पादन पोर्टफोलियो का विस्तार किया, न केवल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक नया नाम, टेक्निक्स नाम स्थापित किया। यह अध्याय मात्सुशिता के वैश्विक विस्तार, टेक्निक्स ब्रांड की शुरुआत और कोनोसुके की रणनीतिक दृष्टि को रेखांकित किया गया है। 1951 में कोनोसुके ने वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने की नीति को और मजबूत किया। उनकी अमेरिका और यूरोप की यात्राओं ने उन्हें पश्चिमी बाजारों की मांग और तकनीकी प्रगति को समझने का अवसर दिया। 1952 में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स के साथ अपनी तकनीकी साझेदारी को गहरा किया, जिसके तहत कंपनी ने टेलीविजन और रेडियो उत्पादन में नई तकनीकों को अपनाया। इस साझेदारी ने मात्सुशिता को उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने में सक्षम बनाया, जो वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी थे। 1950 के दशक के अंत तक मात्सुशिता ने अपने नेशनल ब्रांड के तहत टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और राइस कुकर जैसे उत्पादों के साथ जापानी बाजार में मजबूत स्थिति बना ली थी। 1961 में कंपनी ने टेक्निक्स ब्रांड की शुरुआत की, जो उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो उपकरणों के लिए समर्पित था। टेक्निक्स का पहला उत्पाद एक हाई-फाई स्पीकर सिस्टम, जिसने ऑडियो यानी संगीत की प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। 1970 में लॉन्च हुआ टेक्निक्स SL-1200 टर्न टेबल, जो डीजे और ऑडियो फाइल्स के बीच आज भी प्रसिद्ध है, जिसने कंपनी को वैश्विक ऑडियो उद्योग में एक अग्रणी स्थान दिलाया। 1960 के दशक में मात्सुशिता ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। 1965 में कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली बिक्री सहायक कंपनी स्थापित की, जिसने नेशनल ब्रांड के उत्पादों को अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। 1972 में मात्सुशिता ने मलेशिया में अपनी पहली विदेशी फैक्ट्री स्थापित की, जो दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी का पहला विनिर्माण केंद्र था। इस फैक्ट्री ने स्थानीय बाजारों के लिए रेडियो, टेलीविजन और अन्य उपकरणों का उत्पादन शुरू किया, जिससे कंपनी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी वर्ल्ड सप्लाई चेन मजबूत हुई। 1973 में मात्सुशिता ने दक्षिण कोरिया में अनम नेशनल नामक एक संयुक्त उद्यम शुरू किया, जो कोरियाई बाजार में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण कदम था। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने मात्सुशिता को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उत्पाद डिजाइन करने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाया। कोनोसुके ने इस दौरान जोर दिया कि स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन वैश्विक सफलता की चाबी है और उनकी रणनीति में स्थानीय संस्कृति और उपभोक्ता मांगों को समझना शामिल था। कोनोसुके की नेतृत्व शैली इस अवधि में भी प्रेरणादायक रही। उन्होंने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया और कंपनी की संस्कृति में अपने साथ मूल सिद्धांतों को और गहराई से लागू किया। 1968 में उन्होंने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की, जो कर्मचारियों को प्रबंधन और तकनीकी कौशल सिखाने के लिए समर्पित था। इस पहल ने कंपनी को दीर्घकालिक नेतृत्व तैयार करने में मदद की। इस अध्याय में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक के वैश्विक विस्तार की शुरुआत, टेक्निक्स ब्रांड की स्थापना और कोनोसुके की रणनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब कंपनी ने न केवल जापानी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरना शुरू किया। कोनोसुके की वैश्विक सोच और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता ने मात्सुशिता इलेक्ट्रिक को एक नई दिशा दी,
जो भविष्य में पैनासोनिक के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होने वाली थी। अध्याय 7, भारत में पैनासोनिक की यात्रा 1972 से 2008 तक। तो 1970 का दशक वह समय था जब मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जिसे बाद में पैनासोनिक के नाम से जाना गया, उसने वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज शुरू की। भारत अपनी विशाल आबादी और उभरते मध्यम वर्ग के साथ एक आकर्षक बाजार के रूप में उभरा। 1972 में पैनासोनिक ने भारत में अपने पहले कदम रखे, जिसने कंपनी की वैश्विक रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। यह अध्याय भारत में पैनासोनिक की शुरुआत, इसके शुरुआती प्रोडक्ट और 2008 तक की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है, जो इसकी दीर्घकालिक सफलता की नींव बनी। पैनासोनिक ने 1972 में भारत में अपने संचालन की शुरुआत की, जब कंपनी ने स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर नेशनल ब्रांड के तहत उत्पादों का वितरण शुरू किया। उस समय भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार अभी प्रारंभिक अवस्था में था और उपभोक्ता विश्वसनीय और किफायती उपकरणों की तलाश में थे। पैनासोनिक ने इस अवसर को पहचाना और अपने उत्पादों को भारतीय मध्यम वर्ग की जरूरतों के अनुरूप ढाला। शुरुआत में कंपनी ने रेडियो और टेलीविजन जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया, जो भारतीय घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। 1988 में पैनासोनिक ने भारत में अपनी पहली विनिर्माण इकाई पैनासोनिक अप्लायंसेज इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित की। इस इकाई ने नेशनल निप्पो ब्रांड के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस कुकर, मिक्सर ग्राइंडर और अन्य घरेलू उपकरणों का निर्माण शुरू किया। ये उत्पाद भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे, जिसने पैनासोनिक को स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। चेन्नई की फैक्ट्री ने न केवल भारत के लिए उत्पादन किया, बल्कि दक्षिण एशियाई बाजारों में निर्यात की संभावनाओं को भी खोला। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों के लिए नए अवसर खोले। 1994 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नियमों में ढील के बाद पैनासोनिक ने भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस कदम ने कंपनी को भारत में अपनी रणनीति को और मजबूत करने का अवसर दिया। पैनासोनिक ने टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार किया, जो भारतीय मध्यम वर्ग के लिए किफायती और टिकाऊ थे। 2007 में पैनासोनिक ने भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया, जब उसने एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया। एंकर भारत में इलेक्ट्रिकल स्विच, वायरिंग और लाइटिंग सॉल्यूशंस का एक जाना माना ब्रांड था। इस अधिग्रहण ने पैनासोनिक को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सेगमेंट में एक मजबूत स्थिति प्रदान की। एंकर की मौजूदा वितरण नेटवर्क और ब्रांड पहचान ने पैनासोनिक को ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद की। इस कदम ने पैनासोनिक को भारत में एक विविधतापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपनी के रूप में स्थापित किया। इस अवधि में पैनासोनिक ने भारत में अपने विपणन और वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया। कंपनी ने स्थानीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने के लिए बाजार अनुसंधान पर निवेश किया और अपने उत्पादों को भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के अनुरूप ढाला। उदाहरण के लिए पैनासोनिक के राइस कुकर और मिक्सर ग्राइंडर भारतीय रसोई में आम खाना पकाने की प्रथाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। इसके अलावा कंपनी ने ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उपभोक्ताओं के बीच विश्वास पैदा किया। इस अध्याय में भारत में पैनासोनिक की शुरुआत, चेन्नई में विनिर्माण इकाई की स्थापना और एंकर के अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब पैनासोनिक ने भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमाई और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नवाचार के साथ एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा। कोनोसुके मात्सुशिता की दृष्टि और सामाजिक योगदान की भावना भारत में पैनासोनिक की रणनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दी,
जिसने कंपनी को भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अध्याय 8 डिजिटल युग में परिवर्तन 2008 से 2013। 2008 तक मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, जिसे अब पैनासोनिक कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन डिजिटल युग की शुरुआत और तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य ने कंपनी को अपनी रणनीति और पहचान को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवधि में पैनासोनिक ने न केवल अपनी कॉरपोरेट पहचान बदली, बल्कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करके भविष्य के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। यह अध्याय 2008 से 2013 तक पैनासोनिक के परिवर्तन, डिजिटल युग में इसके नवाचार और वैश्विक ब्रांड रणनीति पर प्रकाश डालता है। 2008 में मात्सुशिता इलेक्ट्रिक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपना नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर पैनासोनिक कॉरपोरेशन कर दिया। यह नाम परिवर्तन केवल एक कॉरपोरेट रीब्रांडिंग नहीं था, बल्कि कंपनी की वैश्विक पहचान को एकजुट करने और पैनासोनिक ब्रांड को विश्व स्तर पर मजबूत करने की रणनीति थी। नेशनल और टेक्निक्स जैसे ब्रांडों को धीरे धीरे पैनासोनिक छत्र के तहत एकीकृत किया गया। इस कदम ने कंपनी को एक सुसंगत और आधुनिक ब्रांड इमेज प्रदान की, जो डिजिटल युग की मांगों के अनुरूप थी। कोनोसुके मात्सुशिता की सामाजिक योगदान की दृष्टि को बनाए रखते हुए पैनासोनिक ने बेहतर जीवन, बेहतर विश्व, अ बेटर लाइफ, अ बेटर वर्ल्ड का नया नारा अपनाया। डिजिटल युग में प्रवेश करते हुए पैनासोनिक ने एनालॉग टेक्नोलॉजी से हटकर डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया। 2008 में कंपनी ने एनालॉग टेलीविजन का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया और प्लाज्मा, एलसीडी और बाद में एलईडी टेलीविजन जैसे डिजिटल उत्पादों पर जोर दिया। पैनासोनिक के विएरा ब्रांड के तहत लॉन्च किए गए स्मार्ट टीवी ने विश्व भर में लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा कंपनी ने इन्वर्टर तकनीक के साथ एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे ऊर्जा एफिशिएंट, ऊर्जा कुशल उत्पादों को पेश किया, जो पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता सुविधा को बढ़ावा देते थे। 2013 में पैनासोनिक ने अपने व्यवसाय को 4 मुख्य डिवीजनों में पुनर्गठित किया। सबसे पहला उपकरण यानी अप्लायंसेज, इको सॉल्यूशन, एडीसिव नेटवर्क्स और ऑटोमोटिव व इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इस पुनर्गठन का उद्देश्य कंपनी को अधिक केंद्रित और कुशल बनाना था, ताकि यह डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना कर सके। इको सॉल्यूशन डिवीजन ने सोलर पैनल, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और स्मार्ट लाइटिंग जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पैनासोनिक की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था। भारत में इस अवधि में पैनासोनिक ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 2008 में कंपनी ने हरियाणा के झज्जर में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित की, जो टेलीविजन, एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित थी। इसके साथ ही एंकर इलेक्ट्रिकल्स के अधिग्रहण जो 2007 में हुआ था, उसके बाद पैनासोनिक ने भारत में इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सेगमेंट में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया। कंपनी ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीयकृत उत्पाद यानी लोकलाइज्ड प्रोडक्ट जैसे इन्वर्टर, एयर कंडीशनर और ऊर्जा कुशल रेफ्रिजरेटर लॉन्च किए। पैनासोनिक ने इस दौरान वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और विकास पर भारी निवेश किया। कंपनी ने जापान, अमेरिका और यूरोप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किए, जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार पर केंद्रित थे। भारत में पैनासोनिक ने गुरुग्राम में एक तकनीकी केंद्र खोला, जो स्थानीय बाजार के लिए उत्पाद डिजाइन और अनुकूलन पर काम करता था। इस अध्याय में पैनासोनिक की डिजिटल युग में परिवर्तन की यात्रा, इसके रीब्रांडिंग प्रयास और व्यवसाय पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया।
यह वह दौर था जब कंपनी ने एनालॉग से डिजिटल की ओर कदम बढ़ाया और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ नवाचार को जोड़ा। भारत में इसकी बढ़ती उपस्थिति और वैश्विक रणनीति ने पैनासोनिक को 21वीं सदी के लिए तैयार किया, जो कोनोसुके मात्सुशिता की दूरदर्शी दृष्टि को और आगे ले गया। अध्याय 9, पर्यावरण और नवाचार 2013 से 2025 तक। 2013 तक पैनासोनिक कॉरपोरेशन एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन डिजिटल युग और पर्यावरणीय चुनौतियों ने कंपनी को अपनी रणनीति को और परिष्कृत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवधि में पैनासोनिक ने पर्यावरणीय स्थिरता और तकनीकी नवाचार को अपने व्यवसाय का केंद्र बनाया। कंपनी ने पैनासोनिक ग्रीन इम्पैक्ट पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना था। यह अध्याय 2013 से 2025 तक पैनासोनिक की पर्यावरणीय पहल, टेस्ला के साथ साझेदारी और भारत में स्मार्ट सॉल्यूशंस पर केंद्रित इसकी प्रगति को रेखांकित करता है। 2013 में पैनासोनिक ने अपने व्यवसाय को 4 मुख्य डिवीजनों उपकरण, इको सॉल्यूशंस, एवीसी नेटवर्क्स और ऑटोमोटिव व इंडस्ट्रियल सिस्टम में पुनर्गठित करने के बाद पर्यावरणीय नवाचार पर विशेष ध्यान दिया। इको सॉल्यूशन डिवीजन ने सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और इंडोर वायु गुणवत्ता समाधानों जैसे उत्पादों को विकसित करने में निवेश किया। 2014 में पैनासोनिक ने टेस्ला मोटर्स के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी शुरू की, जिसमें टेस्ला की गीगा फैक्ट्री में लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए निवेश किया गया। यह साझेदारी पैनासोनिक की बैटरी टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता को दर्शाती थी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद करती थी। पैनासोनिक ग्रीन इम्पैक्ट पहल ने कंपनी को पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। 2017 में कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने वैश्विक संचालन में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाएगी। इसके तहत जापान, यूरोप और भारत में कई फैक्ट्रियों को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। पैनासोनिक ने हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू किया, जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का आधार बन सकता था। इन पहलों ने कंपनी को न केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी में अग्रणी बनाया, बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों के बीच इसकी इमेज को भी मजबूत किया। भारत में पैनासोनिक ने इस अवधि में अपनी उपस्थिति को और विस्तार दिया। 2013 में कंपनी ने श्री सिटी, आंध्र प्रदेश में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित की, जो स्मार्ट होम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए समर्पित थी। पैनासोनिक ने भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भाग लिया, जिसमें स्मार्ट लाइटिंग और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया गया। इसके अलावा कंपनी ने इंडोर वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नैनो ई तकनीक वाले एयर प्यूरिफायर और एयर कंडीशनर लॉन्च किए, जो भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्याओं को संबोधित करते थे। पैनासोनिक ने अनुसंधान और विकास पर भी भारी निवेश किया। भारत में गुरुग्राम में स्थापित तकनीकी केंद्र ने स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित उत्पादों पर काम किया। कंपनी ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद जैसे इन्वर्टर, एयर कंडीशनर और ऊर्जा कुशल रेफ्रिजरेटर लॉन्च किए, जो बिजली की बचत और स्थानीय जलवायु की मांगों के अनुरूप थे। टेस्ला के साथ साझेदारी ने पैनासोनिक को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया। 2020 तक गीगा फैक्ट्री ने टेस्ला के मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसे वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैनासोनिक ने बैटरी प्रौद्योगिकी में नवाचार जारी रखा, जिसमें उच्च घनत्व वाली बैटरी और तेज चार्जिंग प्रणालियां शामिल थी। इस अध्याय में पैनासोनिक की पर्यावरणीय पहल, टेस्ला के साथ साझेदारी और भारत में स्मार्ट सॉल्यूशंस पर केंद्रित इसकी प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब पैनासोनिक ने डिजिटल और पर्यावरणीय नवाचार को अपनाकर अपनी वैश्विक और स्थानीय उपस्थिति को और मजबूत किया। कोनोसुके मात्सुशिता की सामाजिक योगदान की दृष्टि
इस अवधि में पर्यावरणीय स्थिरता और तकनीकी प्रगति के रूप में जीवंत रही, जिसने पैनासोनिक को भविष्य के लिए तैयार किया। अध्याय 10 भारत में निरंतर विकास 2008 से 2025 तक। तो 2008 से 2025 तक का समय भारत में पैनासोनिक के लिए निरंतर विकास और मजबूती का दौर रहा। इस अवधि में पैनासोनिक ने भारत को न केवल एक प्रमुख बाजार के रूप में देखा, बल्कि इसे अपने वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। कंपनी ने भारत में अपनी विनिर्माण क्षमता, सप्लाई चेन और सामाजिक पहलों को विस्तार देकर भारतीय उपभोक्ताओं और समुदायों के साथ गहरा संबंध बनाया। यह अध्याय भारत में पैनासोनिक की रणनीतिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और सामाजिक योगदान को रेखांकित करता है, जो कोनोसुके मात्सुशिता की दृष्टि को आगे ले जाता है। 2008 में पैनासोनिक ने भारत में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा के झज्जर में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित की। यह इकाई टेलीविजन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित थी। 2007 में एंकर इलेक्ट्रिकल्स के अधिग्रहण के बाद पैनासोनिक ने भारत में इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सेगमेंट में अपनी पैठ बढ़ाई। एंकर की मजबूत वितरण नेटवर्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड पहचान ने पैनासोनिक को ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद की। इस अवधि में कंपनी ने भारत में अपने रेवेन्यू को 2007 की तुलना में 10 गुना बढ़ाया, जो इसकी रणनीतिक सफलता का प्रमाण था। 2012 में पैनासोनिक ने भारत में अपनी विनिर्माण क्षमता को और विस्तार देने के लिए 3 नई फैक्ट्रियां स्थापित की। इनमें श्री सिटी आंध्र प्रदेश में एक अत्याधुनिक इकाई शामिल थी, जो स्मार्ट होम सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल उपकरण और ऊर्जा कुशल उत्पादों के लिए समर्पित थी। इस फैक्ट्री ने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट लाइटिंग और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के उत्पादन में योगदान दिया। पैनासोनिक ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हुए स्थानीय उत्पादन पर जोर दिया, जिसने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान दिया। पैनासोनिक ने भारत में अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत किया। कंपनी ने स्थानीय सप्लायर्स के साथ साझेदारी बढ़ाई और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अनुकूलित किया, ताकि उत्पाद यानी प्रोडक्ट तेजी से और कुशलता से उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इसके साथ ही पैनासोनिक ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीयकृत यानी लोकलाइज्ड प्रोडक्ट लॉन्च किए। उदाहरण के लिए कंपनी ने इन्वर्टर तकनीक वाले एयर कंडीशनर और नैनो ई तकनीक वाले एयर प्यूरिफायर पेश किए, जो भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण और बिजली की कमी की समस्याओं को संबोधित करते थे। सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में पैनासोनिक ने भारत में कई पहलें शुरू की। 2010 में कंपनी ने रत्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत वंचित पृष्ठभूमि में मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा पैनासोनिक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एनर्जी आधारित लाइटिंग समाधान प्रदान किए, जिसने बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाया। कंपनी ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हरित भारत यानी ग्रीन इंडिया पहल के तहत वृक्षारोपण और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। 2022 में पैनासोनिक ने अपनी भारतीय इकाई को पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के रूप में पुनर्गठित किया, जो इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस पर केंद्रित थी। इस पुनर्गठन ने कंपनी को भारत में और अधिक केंद्रित और नवाचार उन्मुख बनाया। 2025 तक पैनासोनिक ने भारत को अपने वैश्विक संचालन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, जिसमें अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गुरुग्राम में एक तकनीकी केंद्र शामिल था। इस अध्याय में भारत में पैनासोनिक की निरंतर वृद्धि, विनिर्माण विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और सामाजिक पहलों पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर था जब पैनासोनिक ने भारत में अपनी जड़ें और गहरी की
और स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ साथ समाज के लिए मूल्य सर्जन पर ध्यान केंद्रित किया। कोनोसुके मात्सुशिता की सामाजिक योगदान की दृष्टि भारत में पैनासोनिक की रणनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जिसने कंपनी को एक विश्वसनीय और प्रिय ब्रांड बनाया। अध्याय 11 कोनोसुके की विरासत और प्रेरणा। तो कोनोसुके मात्सुशिता, जिन्हें पैनासोनिक के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, वो न केवल एक उद्यमी थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक और मानवीय नेता थे। उनकी बेसिक बिजनेस फिलोसॉफी और सामाजिक योगदान की दृष्टि ने पैनासोनिक को एक वैश्विक दिग्गज बनाने के साथ साथ लाखों लोगों को प्रेरित किया। 2025 तक उनकी विरासत न केवल कंपनी के मूल्यों और संस्कृति में जीवित है, बल्कि भारत जैसे देशों में इसके सामाजिक और व्यावसायिक प्रयासों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह अध्याय कोनोसुके की विरासत, उनके प्रेरक सिद्धांतों और पैनासोनिक की वैश्विक और भारतीय संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। कोनोसुके मात्सुशिता ने 1918 में एक छोटे से लाइट सॉकेट के साथ अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उनकी सोच हमेशा दीर्घकालिक और समाज केंद्रित रही। 1929 में प्रस्तुत उनकी 250 वर्षीय योजना और 1932 में स्थापित 7 मूल प्रबंधन सिद्धांत, सामाजिक योगदान, निष्पक्षता और ईमानदारी, सहयोग और टीम भावना, निरंतर सुधार, विनम्रता, अनुकूलनशीलता और कृतज्ञता आज भी पैनासोनिक की नींव है। कोनोसुके का मानना था कि एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। उनकी यह दृष्टि पैनासोनिक के हर कर्मचारी और उत्पाद में समाई हुई है। कोनोसुके की प्रेरक उक्तियां, जैसे कि जितनी बार आप असफल हो, अगर आप फिर से प्रयास करने का साहस नहीं खोते, तो सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। पैनासोनिक के कर्मचारियों के बीच ये लोकप्रिय है। 2018 में कंपनी ने माई फेवरेट फाउंडर्स वर्ड्स अभियान शुरू किया, जिसमें कर्मचारियों को कोनोसुके के उद्धरणों से प्रेरणा लेने और उन्हें अपने कार्य में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान ने न केवल कर्मचारियों में नेतृत्व और नवाचार की भावना को बढ़ाया, बल्कि कोनोसुके की दृष्टि को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। भारत में इस अभियान ने कर्मचारियों को सामाजिक योगदान और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। भारत में कोनोसुके की विरासत सामाजिक पहलों और स्थानीयकृत नवाचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पैनासोनिक इंडिया ने रत्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से वंचित छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए, जो कोनोसुके के समाज को समृद्ध करने के दर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा कंपनी ने ग्रामीण भारत में सोलर एनर्जी आधारित लाइटिंग समाधान और ग्रीन इंडिया पहल के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए। ये प्रयास कोनोसुके की उस सोच को दर्शाते हैं कि व्यवसाय को समाज के साथ सामंजस्य में काम करना चाहिए। कोनोसुके की नेतृत्व शैली ने पैनासोनिक की कॉर्पोरेट संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना और उनकी भलाई को प्रायोरिटी दी। 1968 में स्थापित मात्सुशिता इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने उनके नेतृत्व सिद्धांतों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। भारत में पैनासोनिक ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जिसने स्थानीय नेतृत्व को तैयार करने में मदद की। 2025 तक कोनोसुके की विरासत पैनासोनिक के पर्यावरणीय और तकनीकी नवाचारों में भी दिखाई देती है। कंपनी की पैनासोनिक ग्रीन इम्पैक्ट पहल, जो 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखती है, कोनोसुके के सामाजिक उत्तरदायित्व के दर्शन से प्रेरित है। भारत में पैनासोनिक ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और ऊर्जा कुशल उत्पादों के माध्यम से इस दृष्टि को लागू किया। इस अध्याय में कोनोसुके मात्सुशिता की विरासत, उनके प्रबंधन सिद्धांतों और भारत में पैनासोनिक की सामाजिक और व्यावसायिक पहलों पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
उनकी दृष्टि ने न केवल पैनासोनिक को एक वैश्विक ब्रांड बनाया, बल्कि इसे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनाया। कोनोसुके का विश्वास था कि सच्ची सफलता समाज की सेवा में निहित है। आज भी पैनासोनिक के हर कदम में यह जीवित है। अध्याय 12, भविष्य की ओर 2025 और उसके बाद। तो 2025 तक पैनासोनिक कॉरपोरेशन ने एक सदी से अधिक की अपनी यात्रा में नवाचार, स्थिरता और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में एक वैश्विक दिग्गज के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। कोनोसुके मात्सुशिता की दूरदर्शी दृष्टि यानी दूर का विजन, जिसने 1918 में एक छोटे से लाइट सॉकेट से शुरुआत की थी, अब एक ऐसी कंपनी में परिवर्तित हो चुकी है जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय जिम्मेवारी का नेतृत्व कर रही है। भारत पैनासोनिक के लिए एक प्रमुख बाजार और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और कंपनी की भविष्य की योजनाएं इस क्षेत्र में और अधिक निवेश और नवाचार की ओर इशारा करती है। यह अध्याय 2025 और उसके बाद पैनासोनिक की रणनीतियों, भारत में इसकी महत्वाकांक्षाओं और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 2025 में पैनासोनिक ने भारत को अपने वैश्विक संचालन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। श्री सिटी आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में कंपनी की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई ने स्मार्ट होम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल उपकरण और ऊर्जा कुशल उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रिकल और उपकरण व्यवसाय में 100 बिलियन येन यानी लगभग $700 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें भारत एक प्रमुख लाभार्थी होगा। इस निवेश का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना और भारत सरकार के मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे पहलों का समर्थन करना है। पैनासोनिक की भविष्य की रणनीति में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण शामिल है। कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, स्मार्ट होम सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत में पैनासोनिक ने गुरुग्राम में अपने अनुसंधान और विकास केंद्र को विस्तार दिया, जो स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों जैसे नैनो ई तकनीक वाले एयर प्यूरिफायर और स्मार्ट एयर कंडीशनर पर काम कर रहा है। ये उत्पाद भारत में बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे वायु प्रदूषण को संबोधित करते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता पैनासोनिक की भविष्य की योजनाओं का केंद्र बनी हुई है। कंपनी की पैनासोनिक ग्रीन इम्पैक्ट पहल, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना है, भारत में भी लागू की जा रही है। पैनासोनिक ने सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ाया है, जो ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा कंपनी ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी भाग लिया, जिसमें स्मार्ट लाइटिंग और ऊर्जा कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में पैनासोनिक ने भारत में अपनी पहल को और विस्तार देने की योजना बनाई है। रत्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जो वंचित छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, उसको और बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित समाधानों और स्वच्छ जल पहलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो कोनोसुके मात्सुशिता के समाज को समृद्ध करने के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। वैश्विक स्तर पर पैनासोनिक टेस्ला के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा कर रही है, जिसमें अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे ठोस राज्य बैटरी उस पर काम किया जा रहा है। ये नवाचार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को और सशक्त करेंगे। इसके साथ ही पैनासोनिक ने स्मार्ट मोबिलिटी और स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम में निवेश की योजना बनाई है, जो भविष्य के परिवहन को परिवर्तित करेगा। इस अध्याय में 2025 और उसके बाद पैनासोनिक की भविष्य की योजनाएं
भारत में इसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। यह वह दौर है जब पैनासोनिक के मात्सुशिता की दृष्टि को भविष्य की प्रौद्योगिकियों और सामाजिक योगदान के साथ जोड़कर एक नया युग शुरू कर रही है। भारत में इसकी बढ़ती उपस्थिति और वैश्विक नवाचार पैनासोनिक को 21वीं सदी में एक प्रेरक और अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करते हैं। तो यह थी दोस्तों मेरी आई बुक पैनासोनिक कंपनी पर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।